Good morning, boys and girls. Myself, Pankaj sir, HOD Department of Pharmacy, Babu Sant Baks Group of Institutions, Sandwa दुबान साहबगंज प्रतापगढ़। बॉयज एंड गर्ल्स, हमने ऑलरेडी आप लोग के साथ डिस्कस किया है एडनर्जिक सिस्टम के बारे में, एडनर्जिक ड्रग्स के बारे में। उसमें हमने आपको कैटाकोलामाइंस बताया था कि जिसमें कैटाकोल न्यूक्लियस होता है, वो कैटाकोलामाइंस होते हैं। आज हम आप लोग को बताएंगे नॉन कैटाकोलामाइंस के बारे में। तो आज हम स्टडी करेंगे ऐसी ड्रग्स जो एडनर्जिक क्लास की हैं, जिसमें कैटाकोलामाइंस नहीं होता, तब भी उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देखेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये हमारा एडनर्जिक ड्रग का ही एक पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है। पहला था हमारा कैटाकोलामाइंस, अभी हम बता रहे हैं आपको नॉन कैटाकोलामाइंस। Here, these drugs are the non-catecholamines. Non-catecholamines means that lackness of hydrogen group on the कैटाकॉल न्यूक्लियस, यानी जो कैटाकॉल का न्यूक्लियस होगा, जो बेंजीन होगा, उसके पास जो दो एडजेसेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे वो अब नहीं रहेंगे। तो यही हमारा क्या होता है, नॉन कैटाकोलामाइंस होते हैं। ठीक है ना। नॉन कैटाकोलामाइंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन कैटाकोलामाइंस। तो ये दो तरीके के होते हैं। पहला है आपका डायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग वो होता है जो सीधे कार्य करता है आपका, और दूसरा क्या होता है आपका इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग कहाँ पे काम करते हैं, ये आपके अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे काम करते हैं। और जो इनडायरेक्टली एक्टिंग होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिलीजिंग ऑफ द नॉर एड्रेनालिन एंड द डोपामिन। वो क्या करते हैं कि जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके सिक्रेशन को और उसके सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर देते हैं। तो वो क्या हो गया आपका इनडायरेक्टली एक्टिंग। और डायरेक्टली एक्टिंग क्या होते हैं, आपके अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे कार्य करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारी जो मेन मेडिसिन है उसकी बात करते हैं, इफेड्रिन के बारे में बात करते हैं। इफेड्रिन एक प्रकार का हमारा क्या है, एल्कोलॉइड है, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग हाई मोलिकुलर वेटेड सब्सटेंस होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मेडिसिन इफेड्रिन। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, इट इज़ अल्कोलॉइड विच ऑब्टेन इफेड्रा जीनस प्लांट, जो मेनली इफेड्रा के प्लांट्स होते हैं, जैसे इफेड्रा सिनिका, इफेड्रा इक्विसेटिना, इनसे प्राप्त किया जाता है। और ये कहाँ पे कार्य करते हैं, डायरेक्टली एक्टिंग ऑन अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर। ये सीधे सीधे अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर पे भी कार्य करते हैं। और दूसरा क्या होता है, इंक्रीजिंग द रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनालिन बाय द सिंपैथेटिक नर्व। और ये क्या करते हैं कि सिंपैथेटिक नर्व एंड के द्वारा क्या होता है कि आपके नॉर एड्रेनालिन के सिक्रेशन को भी बढ़ा देते हैं। तो ये तो था हमारा इफेड्रिन के बारे में, तो लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं अपना कि इफेड्रिन का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इफेड्रिन आप लोगों ने डिप्लोमा फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में फार्माकोग्नोसी में भी पढ़ा है। यहाँ पे हम इसका सिर्फ फार्माकोलॉजी के भाग को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है कि इसमें बता देंगे कि इफेड्रिन हमारा जो ऑब्टेन होता है वो कहाँ से होता है। एक आपका एल्कोलॉइड है जो आपके इफेड्रा सिनिका और इफेड्रा इक्विसेटिना पौधों से प्राप्त होता है। अब हम इसके डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी की। और ये दो प्रकार से कार्य करता है फार्माकोलॉजी में। तो दो प्रकार कौन सा है, पहला एक तो आपका डायरेक्टली अल्फा बीटा रिसेप्टर पे कार्य करेगा, और जो दूसरा है वो कौन सा है कि आपके रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनालिन और सिंपैथेटिक नर्व के सिक्रेशन को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। अब हम चलते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में। तो सबसे पहला जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है ब्लड प्रेशर के ऊपर, देखिए इसका कौन सा फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। तो ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। क्या करेगा, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ेगा। और कार्डियक आउटपुट यानी प्रति मिनट जो आपके हार्ट से निकलने वाली जो ब्लड है उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है, ब्रोंकाई पे है। ब्रोंकाई पे कैसे कार्य करता है, वो रिलैक्सेशन का कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, वो रिलैक्सेशन का कार्य करेगा ब्रोंकाई पे। और देखिए यूट्रस पे कार्य कैसे करता है, यूट्रस पे कार्य करता है वो रिलैक्सेशन का। ब्रोंकाई को रिलैक्स करेगा, यूट्रस को भी क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। परंतु आपके हार्ट पे क्या करेगा, हार्ट को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। हार्ट पे को क्या करेगा, आपको स्टिमुलेट करेगा, हार्ट को क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा। और देख लीजिए अगला क्या है, ये सीएनएस पे कैसे कार्य करता है, स्टिमुलेट करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और क्या उत्पन्न करेगा, रेस्टलेसनेस, यानी रेस्ट मतलब होता है आराम, लेकिन इसमें क्या होता है, आराम नहीं रहेगा तो रेस्टलेसनेस रहेगा। इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, एंग्जाइटी मतलब उत्तेजना बढ़ जाती है, और मेंटल एक्टिविटी क्या हो जाती है, इस केस में क्या होता है,
कि मेंटल एक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। तो हमारा जो ये इफेड्रिन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए कि ये मेनली स्टिमुलेंट है, रेस्टलेसनेस होता है, इसमें आराम नहीं मिलता है। मतलब जब हार्ट को ही आराम नहीं मिलेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो पेशेंट को कहाँ से आराम मिलेगा। इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, एंग्जाइटी मतलब उत्तेजना, और रेस्टलेसनेस यानी रेस्टलेसनेस हो जाता है, और मेंटल एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मेंटल एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसका जो मेन एक और जो कार्य है वो क्या है आपका, माइड्रियासिस यानी डायलेशन ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल को क्या करेगा, ये डायलेट कर देगा। अब इसका यूजेस देख लीजिए, मेडिसिन में कहाँ इसका उपयोग होता है, हॉस्पिटल में इसमें किन किन जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका ब्रोंकियल अस्थमा में इस्तेमाल होता है। जान लीजिए कि इसका बहुत ही योगदान है दमा को कंट्रोल करने के लिए। नेज़ल डिकंजेसेंट में काम आता है। नाक में जो बहुत पतली पतली ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। जब उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा तो नाक का जो नेज़ल एयरवेज है वो हमारा खुल जाता है। कभी कभी जब हमको कॉमन कोल्ड हो जाता है सर्दी के मौसम में, तो जब लेटते हैं तो हमारी नाकें बंद हो जाती हैं। और बच्चों में ये ज़्यादातर देखा गया है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो नेज़ल डिकंजेशन तो उस समय इसका उपयोग करते हैं। तो ये नाक के जो रास्ते हैं वो क्या हो जाते हैं, जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं नाक के अंदर, उनको जब कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा तो ये क्या एक तरीके की सूजन कम हो जाएगी नेज़ल सेप्टम्स में। तो हमारा जो नेज़ल एयरवेज है वो खुल जाएगा और हमें सांस लेने में आसानी होगा। तीसरा, और ये जो तीसरा यूज है देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ द नेक्रोलेप्सी में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगला देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ इनयूरेसिस में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगला देख लीजिए, इसका जो अगली मेडिसिन है वो कौन सी है, इसका ये मेडिसिन है आपकी एम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन जो नॉन कैटेकोलामाइंस की दूसरी ड्रग है। ये एम्फेटामाइन दो रूपों में आती है, एक आपकी डी फॉर्म में होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, दूसरी आपकी लिवो रोटेटरी होती है। जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी आपकी एम्फेटामाइन है, इसका जो मेन काम है वो सीएनएस है, सीएनएस को उत्तेजित करती है। ये सीएनएस स्टिमुलेंट में भी आती है आपकी एम्फेटामाइन। और जो एल एम्फेटामाइन है ये क्या है, आपकी कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट देती है, यानी आपकी कार्डियक एक्टिविटी को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। अब इसका एम्फेटामाइन का यूजेस देख लेते हैं। तो एम्फेटामाइन का यूजेस क्या है, मेनली क्या है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है, यूफोरिया उत्पन्न करता है, यानी बिना मतलब का खुशी, बिना किसी कारण का जो मरीज होता है वो खुशी महसूस करता है। इंसोम्निया यानी नींद ना आने जैसी समस्या होती है इसमें। फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी, और जो आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों की कार्य करने की क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे ये मेडिसिन में थोड़ी सी खास बात ये है कि ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करने के काम में आती है, और इसका जो बहुत ही यूज है मेडिसिन साइंस में। अगला क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ नेक्रोलेप्सी में इसका इस्तेमाल होता है। और ट्रीटमेंट ऑफ नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस, यानी जो बच्चे छोटे बच्चे बिस्तर में सुसु कर देते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। और ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी, यानी ये मोटापे में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो एक बात जान लीजिए कि जो एम्फेटामाइन होता है ये आपके एपेटाइट को सप्रेस करता है। एपेटाइट मतलब भूख को सप्रेस कर देगा, और जब भूख नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात है ओबेसिटी को कंट्रोल होता है। जनरली जो लोग होते हैं जो ओबेज होते हैं, यानी जो मोटे लोग होते हैं, उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि उनका जो मानसिक सेटअप होता है कि उनको हर समय प्रेरित करता रहता है कुछ न कुछ खाने के लिए, और उनको भूख जैसा महसूस होता है। वो जैसे 2 टाइम अगर भोजन ले तो मोटापा नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर हर थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ न कुछ खाते रहेंगे तो मोटापा बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उस जो बीच में छोटे छोटे स्नैक्स लेते हैं, दरअसल मोटापे के मेन कारण वही होते हैं। तो अभी आपको यहाँ बताया कि ये ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी यानी मोटापे को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कैसे काम करेगा, क्योंकि ये एपेटाइट को, यानी जो भूख का सेंटर होता है, एपेटाइट सेंटर होता है, उसको ये क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। ब्रेन में एपेटाइट जो सेंटर होगा वो सप्रेस हो जाएगा, यानी मरीज को या जिस भी पेशेंट जो ओबेस पर्सन हो, अगर वो भूख लगी भी है तब भी उसे भूख लगा हुआ महसूस नहीं होगा, और जब उसे महसूस नहीं होगा तो वो खाएगा नहीं, और जब वो
खाएगा ही नहीं तो उसको तो एपेटाइट कंट्रोल करके उसके ओबेसिटी को कंट्रोल किया जाता है। तो ये बहुत ही इसका मुख्य उपयोग है इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी, और नॉक्टर्नल यूरेसिस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एम्फेटामाइन जो है कि बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल साइंस में। अगली जो मेडिसिन है वो यही है आपकी मेथाइल एम्फेटामाइन है। इसमें आपको मेथिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करके आपके मेथाइल एम्फेटामाइन को प्राप्त किया जाता है। तो मेथाइल एम्फेटामाइन हमारी कौन सी होती है, ये भी क्या है, हमारा CNS को उत्तेजित करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है मेथाइल एम्फेटामाइन। और जो इसका लार्ज डोज जब देते हैं तो ये क्या होता है, सस्टेन इंक्रीज BP, यानी ऐसे लोग जो कार्डियक शॉक से पीड़ित हैं, या एक तरीके का मैं बोलूं कि कहते हैं ना कि शॉक लग गया, तो वो शॉक ऐसा लग गया है कि उसमें BP क्या हो जाए, घट जाए, या कार्डियक शॉक लग जाए, तो उसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल से घटा रहता है हमेशा। तो उस समय हमको ऐसी मेडिसिन चाहिए जो लंबे समय तक ब्लड प्रेशर को बढ़ा के रखे। तो उस केस में हम मेथिल एम्फेटामाइन का उपयोग किया जाता है। तो जब लार्ज डोज देते हैं तो सस्टेन इंक्रीज द BP, यानी ये ब्लड प्रेशर को लंबे समय तक क्या करेगा, बढ़ा के रखेगा। और इसी तरीके से जो अगली हमारी जो ड्रग है वो कौन सी है, हमारी हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन। तो जो हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन है वो भी हमारा किस तरीके से कार्य करता है, वो भी हमारा क्या है, नेज़ल डिकंजेशन, यानी नाक जब जाम हो जाए। मैंने बताया अभी पहले आपको कि जनरली बच्चों में सर्दियों में अक्सर ये समस्या आती है, तो उसमें क्या होता है, नाक जाम होती है, तो उसमें उसमें हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन का भी इस्तेमाल होता है। वैसे ज़्यादातर नेज़ल डिकंजेशन में जो इस्तेमाल होता है वो ज़ाइलोमेटाजोलिन और हाइड्रोक्सी मेथाजोलिन का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन की। इसमें ये नेज़ल डिकंजेशन, यानी नाक में जो सेप्टम होते हैं उसमें जो बहुत पतली पतली जो ब्लड वेसल्स होती हैं बारीक, उन वो आपकी आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स जो बहुत पतली पतली होती हैं, उसमें जब राइनाइटिस हो जाता है या साइनाइटिस हो जाती है, उसमें क्या हो जाएगा, सूजन हो जाएगा। और जब राइनाइटिस और साइनाइटिस में जब नाकों में जब सूजन हो जाता है तो नाक के छिद्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। और जब वो बंद हो जाते हैं तो सांस लेने में बहुत समस्या होने लगती है या और डिसकम्फर्टेबल फील होता है। तो उस केस में हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन देते हैं। और जो अगला यूजेस है वो क्या है आपका, माइड्रियाटिक मतलब क्या होता है कि जो आँख की जो हमारी पुतली है, प्यूपिल है, उसको फैलाने का कार्य करता है, जिससे डिफरेंट टाइप्स के जो है कि आँखों के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। परंतु जो ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है वो एट्रोपिन होता है, लेकिन जिस भी पेशेंट को एट्रोपिन से एलर्जी हो या एट्रोपिन जिस पेशेंट को सूट नहीं कर रहा होता, उस केस में हम हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन को इस्तेमाल करके आई का डायग्नोसिस करते हैं फॉर द काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ ऑफ आई। तो यहाँ पे अभी हमने बात किया नॉन कैटेकोलामाइन्स टाइप के आपके एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं। ये तो समरी था जो स्पेशली आपके इफेड्रिन और इफेड्रिन से रिलेटेड एम्फेटामाइन और मेथिल एम्फेटामाइन और हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन के बारे में आपको बताया। तो अभी आप इसका क्या कहते हैं कि स्क्रीनशॉट देख लीजिए, ताकि आपको इसको पढ़ने में आसानी हो और आपको इसका नोट्स बनाने में भी क्या हो, आसानी हो। तो ये आप इसका क्या देख लीजिए, स्क्रीनशॉट देख लीजिए और इसी की सहायता से आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। और जो भी समस्या आएगा आप उसको क्या करते हैं कि आप फ़ोन कर सकते हैं और कमेंट में भी आप कमेंट देके पूछ सकते हैं कोई भी समस्या है तो। धन्यवाद। अगली क्लास में हम आपको एड्रेनर्जिक की, फिर आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री की, फिर आपको स्ट्रक्चर नोमेनक्लेचर बताएंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।